नया चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर वेटेज देखें तो 2 क्वेश्चन का वेटेज है। इस बार एक मैचिंग का सवाल आया था, उसमें 2 पार्ट इस चैप्टर के थे। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें 2 पार्ट हैं, एक है मसल और एक है बोन। तो जो मसल है उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन ही सबसे बढ़िया पार्ट है। अगर वहां से सवाल आ गया तो वो डिजाइन हो जाएगा। बोन का सवाल रटने वाला आता है, जॉइंट का भी सवाल रटने वाला होता है, लेकिन अगर मसल का सवाल आया तो फिर वो डिजाइन क्वेश्चन होगा और उसमें फिर दिमाग लगेगा। तो जो समझने वाला पार्ट है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन है। जैसा कि एनसीईआरटी का कोई चैप्टर हो, हमेशा चैप्टर का नाम लिखते हैं, उसके बाद एक पैराग्राफ लिख देते हैं बगैर हेडिंग के, फिर हेडिंग डालते हैं। तो यहाँ भी यही हाल है। तो आप चैप्टर का नाम डालें लोकोमोशन एंड मूवमेंट और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। हेडिंग इंट्रोडक्शन। शुरू किया जाए। चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हेडिंग इंट्रोडक्शन। शुरू करें। सुनते चलेंगे और लिखते चलेंगे, जहां कुछ समझना होगा वहां रोकेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट शुरू किया जाए। पहला सवाल यह है, लिखते चलेंगे कि जो मूवमेंट है वो किसकी प्रॉपर्टी है। तो मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिविंग का भी और नॉन लिविंग। वाह भाई वाह। मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है केवल लिविंग का, नॉन लिविंग का नहीं है। एक चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें पढ़ाया गया है। तो मूवमेंट कैरेक्टर है। किसका? लिविंग का। तो भाई जब लिविंग का है तो फिर प्लांट का भी होगा और एनिमल का भी होगा। बस फर्क ये है कि प्लांट में वैसे मूवमेंट नहीं होते हैं जैसे एनिमल में होते हैं, लेकिन प्लांट में होते हैं। तो आप सिर्फ हमको इतना बताएं कि प्लांट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। तो पहले हम लोगों के सिलेबस में प्लांट मूवमेंट था, अभी सिलेबस में प्लांट मूवमेंट नहीं है। देखिए, छुई मुई का पौधा होता है, उसको टच करते हैं, पत्तियां झुक जाती हैं, ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है। सूरजमुखी का फूल सनलाइट को क्या करता है? फॉलो करता है, ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है। तो टच करने पर जो मूवमेंट होता है उसको थिग्मोट्रापिज्म कहते हैं, और सनलाइट से जो होता है उसको फोटोट्रापिज्म। तो लिखते चले प्लांट में कौन कौन से, तो कहोगे थिग्मोट्रापिज्म, और सनलाइट से हो तो फोटोट्रापिज्म। ऐसे बहुत सारे होते हैं। केमिकल से हो तो कीमोट्रापिज्म, है ना, ग्रेविटी से हो तो जियोट्रापिज्म, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से एनिमल में भी मूवमेंट होता है। अब एनिमल में किसका मूवमेंट होता है? तो अगर हम जाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लिखते चलेंगे, जैसे अमीबा। तो इसमें इधर देखो, ये है अमीबा
और इसका साइटोप्लाज्म घूमता रहता है, और साइटोप्लाज्म के घूमने को स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिखते चलेंगे। और यही सबसे सिंपल मूवमेंट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एनिमल में होने वाले सबसे सिंपल मूवमेंट का नाम बताओ, तो आंसर यही देंगे, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म का दूसरा नाम साइक्लोसिस है। अच्छा, वापस एनिमल में अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो यहां सीलिया का मूवमेंट होता है। अच्छा, अगर एनिमल में ही हाइड्रा की बात करें तो टेंटिकल का मूवमेंट होता है। और एनिमल में ही ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कई चीजों का मूवमेंट, जैसे लिम्ब का मूवमेंट है, नेक का भी मूवमेंट है, लिप का मूवमेंट है, आईलिड का मूवमेंट है, जाह का मूवमेंट है, बहुत सारे मूवमेंट है। तो ह्यूमन में लिम्ब का, जाह का, आईलिड का, लिप्स ईटीसी का मूवमेंट है। कई चीजों का मूवमेंट होता है। अब असली सवाल यह है कि भैया मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर क्या है। तो देखो अंतर है, जैसे ये क्या है, ये मूवमेंट है, और ये पैर हिला रहे हैं, ये भी क्या है, मूवमेंट है। लेकिन अगर मूवमेंट होने से जगह बदल जाए तो उसी मूवमेंट का नाम, तो यदि मूवमेंट का रिजल्ट ये हो चेंज इन क्या मिले, प्लेस, तो ऐसे ही मूवमेंट, बस जानबूझ के करो कि अनजाने में, लोकोमोशन तो भैया जानबूझ के करते हैं। तो अगर ऐसा कोई वॉलेंट्री मूवमेंट हो तो उसी वॉलेंट्री मूवमेंट का नाम लोकोमोशन। तो जरा बताओ कि जब जब मूवमेंट होगा तब तब लोकोमोशन होगा कि नहीं। ये मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन जब जब लोकोमोशन होगा तब तब मूवमेंट जरूर होगा। तो दो स्पेशल बातें हैं। ऑल मूवमेंट, बताओ सभी मूवमेंट लोकोमोशन है। ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। लेकिन क्या सभी लोकोमोशन मूवमेंट है? और क्या, जितने लोकोमोशन होंगे वो सब के सब क्या हैं, मूवमेंट है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। मूवमेंट रिजल्ट इनटू चेंज इन प्लेस, तो उसी वॉलेंट्री मूवमेंट का नाम लोकोमोशन। सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, सही बात है। क्या सभी लोकोमोशन मूवमेंट हैं? तो कहोगे सभी लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट है। अच्छा ये बताओ लोकोमोशन का तरीका कौन सा होगा।
जगह बदलने का तरीका, तो जगह बदलने के बहुत तरीके हैं। जैसे वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग भी कर सकते हो, जंपिंग भी कर सकते हो, फ्लाइंग भी कर सकते हो, जगह बदल जाएगा। कौन सा तरीका अपनाओगे? तय कर लो भैया, कौन सा तरीका अपनाओगे? अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हम जमीन पर रह रहे हैं और मन कर रहा तैरे, तो कैसे तैरोगे? क्या जमीन में स्विमिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अच्छा चलो ठीक है। जो पानी में रह रहा है वो कह रहा हम रनिंग करेंगे, कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो रनिंग करोगे कि स्विमिंग करोगे, ये कौन तय करेगा? ये हैबिटेट तय करेगा, आप रह कहाँ रहे हो। अच्छा चलो ठीक, सब लोग, जितने लोग जमीन पे रह रहे हैं, जो लोग जमीन पे रह रहे हैं, क्या सब लोग रनिंग करेंगे? ऐसा भी नहीं है। कोई वॉकिंग भी करेगा, कोई रनिंग भी करेगा। अच्छा जो वॉकिंग करता वही कभी रनिंग करने लगता है, कब है? तो भैया कुत्ता आगे है कि कुत्ता पीछे है? अगर कुत्ता आगे है तो आप आराम से टहलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुत्ता पीछे से आ रहा तो रनिंग करना पड़ेगा। तो वॉकिंग करोगे कि रनिंग करोगे कि जंपिंग करोगे, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा हैबिटेट। ये तय करेगा सिचुएशन, कि तुम शिकार के आगे हो कि शिकार के पीछे हो। ठीक है, तो दो चीजें। लोकोमोशन कौन तय करेगा? हैबिटेट तय करेगा। और कौन तय करेगा? और कौन तय करेगा? और तय करेगी सिचुएशन, कि वॉकिंग करोगे कि रनिंग करोगे कि फ्लाइंग करोगे, क्या करोगे। तो दो लाइनें और लिखो। मेथड लिखते चलो। लोकोमोशन बताओ, बहुत सारे बतियाए नहीं। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ईटीसी। बस ये बताओ डिपेंड किस पे होगा। तो डिपेंड होगा दो चीजों पर। एक पे किस पर डिपेंड होगा? हैबिटेट, और दूसरा सिचुएशन, परिस्थितियां कैसी हैं। अच्छी परिस्थिति है तो वॉकिंग कर रहे हैं, परिस्थिति जैसे बुरी होगी वैसे रनिंग करने लगेंगे। एक आखिरी सवाल, जितने हमारे शरीर में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं या किसी भी एनिमल में हैं, वो सिर्फ क्या लोकोमोशन ही करेंगे। जैसे हम लोगों के लिम्स चलने फिरने के लिए हैं, लोकोमोशन करते हैं, लिखते भी तो इसी से हैं। इसका मतलब ये नॉन लोकोमोटरी एक्टिविटी हो गई। अच्छा इसी से बैठ जाते हैं, फिर इसे उठ जाते हैं, लेट जाते हैं, इसको पास्चर चेंज करना कहते हैं। तो किसी एनिमल के जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं वो क्या कर सकते हैं? मे फॉर नॉन लोकोमोटरी फंक्शन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम में पाई क्या जाती है? सीलिया। और जब सीलिया का मूवमेंट होता है तो देखो होता क्या क्या है। एक तो पैरामीशियम का लोकोमोशन होता है, पैरामीशियम चलता है। इधर देखो, ये है पैरामीशियम, इस टाइप का बना होता है और यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। फायदा देखो क्या है, जब सीलिया का मूवमेंट होता है तो वाटर ऐसे अंदर आता है। जब वाटर अंदर आएगा तो उसके साथ फूड भी तो आएगा, तो फूड का ट्रांसपोर्ट भी कौन करा दिया? सीलिया। तो सीलिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है कि नॉन लोकोमोटरी? तो कहोगे लोकोमोशन भी कराएगा और नॉन लोकोमोशन भी कराएगा। तो क्या करेगा? फूड ट्रांसपोर्ट।
लिखते चलें, थ्रो साइटोफेरिंग्स। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम साइटोफेरिंग्स है। अच्छा, इसी तरीके से देखो हाइड्रा। हाइड्रा में क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल। उसका भी क्या होता है? मूवमेंट। अब हाइड्रा के टेंटिकल भी दो काम करेंगे, एक तो लोकोमोशन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इधर देखो, ये है हाइड्रा और ये है हाइड्रा के टेंटिकल। हाइड्रा क्या करता है? अपने टेंटिकल से शिकार को पकड़ लेता है और फिर उसको खा लेता है। तो शिकार को पकड़ता भी इसी टेंटिकल से है और चलता भी इसी टेंटिकल से है, तो लोकोमोशन भी करेगा और कैचिंग प्रे। अच्छा, ह्यूमन की बात कर लें। ह्यूमन में क्या पाए जाते हैं? लिम्ब। और लिम्ब का क्या होगा? मूवमेंट। उससे भी दो चीजें, एक हम क्या कर लेंगे? चलेंगे, लोकोमोशन। लेकिन इसी से हम चेंज कर लेंगे, चेंज पास्चर। हम लोग अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लेटे हैं तो बैठ जाएंगे, बैठे हैं तो उठ जाएंगे। अगर आपके हाथ ना हो तो आप कैसे उठोगे? पैर भी ना हो तो जैसे पड़े वैसे पड़े रहोगे, हिल नहीं सकते वहां से। तो पोजीशन चेंज करने में लिम्ब का बड़ा योगदान है। आप सोचो कि सिर्फ हाथ ना हो और आप लेटे हो और आपसे कहा जाए कि आप उठ के खड़े हो जाओ तो बहुत मुश्किल होगी। अभी हाथों के सहारे से आप आसानी से उठ जाते हैं। तो लिम्ब किसमें है? पास्चर बदलने में भी। यहाँ इससे अभी तक कोई सवाल आया नहीं है, इसमें लिखा है एनसीईआरटी में तो बताए दे रहे हैं। ये बताओ लोकोमोशन करेंगे क्यों? जगह क्यों बदलेंगे? तय कर लो, जगह क्यों बदलेंगे? तो जगह हमेशा खोज में बदलती है। खोज, अब देखो क्या क्या खोज रहे हैं। ऐसे खाना कहाँ बढ़िया मिलेगा, वहीं चलो। जहां शिकारी ना हो वहां चलो, जहां रहने का मौसम बढ़िया हो वहां चलो। तो हमेशा खोज में रहते हैं, सर्च। तो लोकोमोशन क्यों करते हैं? बढ़ाए बेटा, बढ़ा दे। लोकोमोशन फॉर सर्च। अब क्या खोजोगे? तो बहुत कुछ खोजना है। फूड, शेल्टर, छिपने की जगह, क्लाइमेटिक कंडीशन, रिप्रोडक्टिव, मेट, और भागना है, escape from predator। साइबेरिया, रूस बहुत दूर है, वहां से पक्षी बर्ड्स हिंदुस्तान आते हैं। कई हजार किलोमीटर की यात्रा है, सिंगल फ्लाइट है। एक बार वहां छोड़ेंगे, सीधे यहीं भरतपुर राजस्थान में उतरते हैं, कहीं और नहीं उतरते हैं। इतनी बड़ी यात्रा करके क्या जरूरत है आने की? तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि उनके यंग वन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी नाते वो ब्रीडिंग प्लेस में यहाँ चले आते हैं। यहाँ का टेम्परेचर उनके फेवरेबल में है, यहाँ रहेंगे, यहाँ ब्रीडिंग प्लेस है, फेवरेबल कंडीशन है, ब्रीडिंग होगी, फिर परिवार के सहित वापस फिर क्या करेंगे? चले जाएंगे। फिर अपना 4-5-6 महीने बाद फिर से वापस आएंगे। तो उनका जीवन इसी में चल रहा है। पहले रूस और रूस से इंडिया, फिर रूस, फिर इंडिया, आते जाते रहते हैं। तो कोई आया होगा, लौट के जब गया होगा तो बताया होगा कि यहां से 4000 किलोमीटर पूरब की तरफ चले जाना, वहां क्या मिलेगा? इंडिया, और वहां मिलेगा भरतपुर राजस्थान। कौन सा नेशनल पार्क?
केवला देव, हिंदी में केवला देव है, अंग्रेजी में कियोलाडो है। ठीक है, कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में। बर्ड्स कहां से आती हैं? तो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं। लिखो, लिख लिया हो तो एनसीईआरटी वाला जरा इंट्रोडक्शन पढ़ डालो। चलें, इस पूरे इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ से केवल 2 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। अभी बताएंगे क्या। मूवमेंट सिग्निफिकेंट फीचर है। बेटा बातचीत ना करो अब। किसकी? लिविंग। तो इसका मतलब चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट, उसमें क्या होगा? यही सवाल है एग्जाम में जो आ सकता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसमें मिलेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा। और यही क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। फिर मूवमेंट ऑफ सीलिया मिलेगा, फ्लैजिला मिलेगा, टेंटिकल मिलेगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से। हम लोगों में लिम्ब का, जा का, लिड का, टंग का, सबका मूवमेंट मिलेगा। अगर मूवमेंट से बदल जाए क्या? चेंज इन प्लेस या लोकेशन, तो नाम इसी वॉलेंट्री मूवमेंट का नाम क्या होगा? बस ये ध्यान रखिएगा, वॉलेंट्री होना चाहिए। कभी इनवॉलेंट्री मूवमेंट को मत कह देना लोकोमोशन। ठीक, चाहे वॉकिंग करो, रनिंग करो, किम्बिंग करो, फ्लाइंग करो, स्विमिंग, से कोई मतलब नहीं है। ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि अलग हो फॉर इफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। जैसे पैरामीशियम का जो सीलिया है ये मूवमेंट करेगा किसका? फूड का। किसके थ्रू? साइटोफेरिंग्स। लेकिन साथ में क्या करेगा? हाइड्रा का जो टेंटिकल है वो क्या करेगा? कैप्चर इट्स प्रे। लेकिन साथ में क्या करेगा? और हमारे पास जो लिम्ब हैं वो क्या करेंगे? चेंज इन पॉस्चर। लेकिन क्या करेंगे? लोकोमोशन। अभी तक कुछ नहीं आया। कह रहा है कि लोकोमोशन और मूवमेंट को अलग अलग ना हो। कैसे? तो यहां से हाईलाइट करेंगे दूसरा सवाल। ऑल लोकोमोशन आर बट ऑल मूवमेंट आर नॉट। तो एक वो लाइन, एक ये लाइन, यही 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मेथड ऑफ लोकोमोशन किस पर डिपेंड करेगा? तो सबसे बढ़िया हैबिटेट, और नहीं तो फिर डिमांड ऑफ सिचुएशन। क्यों करेंगे? सर्च में। किसकी सर्च? फूड, सेट, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड या फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। या फिर बचना है किससे? एनिमीज से या प्रीडेटर से। रियल में चैप्टर यहां से स्टार्ट है। टाइप ऑफ मूवमेंट हेडिंग डाल। टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट एनसीईआरटी में पहले जो लिखा था वही लाइन अभी भी लिखी है, बस एक मूवमेंट बढ़ा दिए हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जो ह्यूमन की सेल हैं, लिखते चलेंगे, उसमें 3 मेन मूवमेंट हैं। तो जो पहले 3 हैं उनके नाम लिख लीजिए। तो 3 कौन कौन से हैं? तो कहोगे अमीबॉयड, एक हो गया अमीबॉयड, दूसरा हो गया, लिखते चलें, सीलियरी मूवमेंट, और तीसरा हो गया मस्कुलर मूवमेंट। लेकिन चौथा फिर ऐड कर दिए हैं। पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था, नई में आ गया है, फ्लैजिलर। तो ह्यूमन सेल में बेसिकली कितने हो गए? 4 हो गए। पहले 3 थे, तो मेन पूछेगा तो 3 ही बताइएगा। कौन सा? अमीबॉयड, सीलियरी, मस्कुलर और फ्लैजिलर। हमको एक एक करके पढ़ना है। 2-3 क्वेश्चन अमीबॉयड के, 2 ही 3 सीलियरी के, और 2 ही 3 मस्कुलर, 2 ही 3 फ्लैजिलर के। तो पहली हेडिंग डालो, हाँ मेन नहीं है, पहली हेडिंग डालो अमीबॉयड मूवमेंट। सवाल ये है
कि अमीबॉयड मूवमेंट हमारी किस सेल में होता है। यहां क्या लिखा है, ह्यूमन की सेल है ना, तो हमारी किस सेल में अमीबॉयड मूवमेंट होता है, तो देखो किस में होता। शुरू करें, इतना लिख लिया, पहली हेडिंग डालें अमीबॉयड मूवमेंट। पहला सवाल है, ह्यूमन की कौन सी सेल हैं जो अमीबॉयड मूवमेंट शो करती हैं, तो आंसर देंगे मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। यही दोनों हैं जो क्या शो करेंगे, अभी न लिखो बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, अभी लिख लेना, ठीक, पहले सुन लो। यही अमीबॉयड मूवमेंट शो करेंगे। सवाल यह है कि इन सेल के जो मूवमेंट हैं उनका नाम अमीबॉयड मूवमेंट क्यों है। तो ऐसे समझो, होता क्या है कि जैसे मान लेते ये कोई सेल है, सिंपल डब्ल्यूबीसी कोई है, लेकिन ये जल्दी ऐसे हो जाती है और इसमें जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसका नाम स्यूडोपोडिया है। तो स्यूडोपोडिया तो अमीबम बनते हैं, तो जिस तरीके से अमीबा में स्यूडोपोडिया बनते हैं वैसे ही स्यूडोपोडिया हमारी सेल में बन गए। इसी नाते हमारे सेल के मूवमेंट का नाम रखना पड़ा क्या, अमीबॉयड मूवमेंट। तो अमीबॉयड मूवमेंट कौन शो करेगा, मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, किसकी मदद से, विद हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया वैसे ही बनी जैसे किसमें बन रही थी, अमीबा में। एक क्वेश्चन और, स्यूडोपोडिया बन कैसे जाती हैं। तो हम लोग जब तैयारी करते थे तो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन बहुत डिटेल में पढ़ना था। अब क्योंकि सिलेबस में अमीबा था हमारे, अब है ही नहीं, तो यहाँ एक लाइन लिखी है कि अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो तेजी से घूमता है और इसका नाम अभी लिखा क्या है, इसका नाम है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो स्यूडोपोडिया बनती कैसे है, अभी लिखो नहीं, लिख लीजिएगा, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये बिल्कुल वैसे जैसे किसमें होता था, अमीबा। अच्छा एक और सवाल, जब दुनिया में कहीं भी मूवमेंट होता है तो वहां स्केलेटन भी तो लगता है, तो यहां अमीबॉयड मूवमेंट में स्केलेटन भी लगेगा, विद हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन। हमको सिर्फ पुराना बता दो, सेल में जो साइटोस्केलेटन है वो कौन कौन है। तो सेल के साइटोस्केलेटन के नाम 3 चीजें हैं, एक है माइक्रोट्यूब्यूल, एक है माइक्रोफिलामेंट और एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहां कौन सा है, तो यहां जो साइटोस्केलेटन है उसका नाम माइक्रोफिलामेंट है। अच्छा ये कौन सी चीज है, मैक्रोफेज। मतलब एनसीईआरटी वाले आप सोचो कि मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट लिखे हैं, जबकि मैक्रोफेज भी क्या है, ल्यूकोसाइट ही है, तो 2 बार लिखने की क्या जरूरत है। एनसीईआरटी वाले फर्जी में फुल स्टॉप नहीं लगाते, जान लीजिए, वो लिखे कुछ पर्पज है, तो ध्यान से सुने। ये वास्तव में मोनोसाइट है, क्या है, मोनोसाइट, लेकिन है नहीं। ये मोनोसाइट है कहां, टिश्यू पर। जब मोनोसाइट टिश्यू में पहुंच जाती है, ध्यान से सुने, ब्लड कैपिलरी से मोनोसाइट निकल के कहां जाती हैं, टिश्यू में। अब निकल के जाएंगी तो चलेंगी नहीं, तो कौन से तरीके से चलेंगे, यही वाला अमीबॉयड वाला चलेंगी। और जब ये चलेंगी और वहां पहुंच जाएंगी तो नाम क्या हो जाएगा, मैक्रोफेज। तो जब तक ब्लड में रहती हैं तब तक नाम मोनोसाइट, और जब टिश्यू में पहुंच गई मैक्रोफेज। लिखो,
कोई दिक्कत? सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट कहां देखने को मिलता है? याद रखिएगा, हालो इंटरनल टिब्यूलर आर्गन जो लगते हैं सिलिएटेड एपिथीलियम, ऐसा कोई भी आर्गन जो अंदर का हो, हालो हो और ट्यूब जैसा हो, बताओ उस आर्गन का नाम। हालो इंटरनल टिब्यूलर आर्गन जहां सिलिएटेड एपिथीलियम मिलेगी, तो दो नाम है, ट्रैकी और दूसरा है फैलोपियन ट्यूब। लिख लो इतना पहले। बताओ सीलियरी मूवमेंट कहां मिलेगा? तो कहोगे हमारे शरीर में हालो इंटरनल टिब्यूलर आर्गन में मिलेगा, जहां क्या पाए जाएंगे? सीलियरी या सिलिएटेड एपिथीलियम पाया जाएगा। एग्जाम्पल दो बताओगे, ट्रेकिया और फैलोपियन ट्यूब। बस ट्रेकिया में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, वो डायग्राम से समझ में आएगा। लिख लिया? तो जरा देखिए इधर, जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों का ट्रेकिया है, फिर ये आगे डिवीजन हो जाएगा तो प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी, ऐसे बनता चला जाएगा। और इधर से इंस्पायरेशन, इधर से आएगी एयर, इंस्पायरेशन में। इस एयर के साथ एक समस्या हो सकती है कि इसमें डस्ट हो या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, तो ये रेस्पिरेटरी पैसेज में आ जाएगा। नेचर ने व्यवस्था की है कि ये जो डस्ट होगी ये म्यूकस में चिपक जाएगी, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में पाया जाएगा म्यूकस, उसी में ये चिपक जाएगी। और यहाँ जो लाइनिंग है इस पे पाई जाती है सिलिएटेड एपिथीलियम, ऐसे ऐसे सीलिया लगे होंगे, तो सीलिया ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे तो ये म्यूकस बाहर निकल आएगा, और जब म्यूकस बाहर निकलेगा तो उसके साथ क्या रिमूव हो जाएगा? डस्ट पार्ट। तो सांस लेने में हवा के साथ जो धूल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर चला जाता है उसको रिमूव किया जाता है ट्रेकिया से। कौन रिमूव करेगा? तो कहोगे मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो ट्रेकिया की बात करते हैं, ट्रेकिया पर क्या होगा? तो कहोगे मूवमेंट होगा, किसका? सीलिया। और उससे क्या रिमूव हो जाएगा? म्यूकस, जिसने क्या ट्रैप कर रखा होगा? डस्ट या फॉरेन पार्टिकल। और देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये यूट्रस है, लिखो नहीं, देखो जरा इधर, और ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। तो ओवरी से ओवा निकल के यहां जाता है, यहां, लेकिन इस जगह फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इस ओवा को धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है और यहां पहुंचना होता है। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या फैलोपियन ट्यूब में ओवा कैसे मूव करेगा? तो यहां पाई जाएंगे क्या? सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम की सीलिया की मदद से धीरे धीरे ओवा बढ़ेगा। तो यहां आ जाओ, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या कौन सी चीज? फैलोपियन ट्यूब
पर क्या होगा, यहां भी वही होगा, मूवमेंट ऑफ सीलिया, और उसका रिजल्ट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ओवा। क्वेश्चन लेकिन सावधानी से पढ़िएगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में अगर ओवा का मूवमेंट पूछेगा तो आंसर देंगे क्या, सीधरी। लेकिन और ध्यान से देखो, ये है वेजाइना और यहां रिलीज होता है स्पर्म। इसको बाहर बना लेते हैं, ये स्पर्म है और स्पर्म में पाया जाता है फ्लैजिला। तो स्पर्म को इसके अंदर मूव करना है और यहां तक आना है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म जो मूव करता है वो किसकी मदद से, तो वो फ्लैजिला की मदद से मूव करता है। तो इसमें क्या मिल जाएगा, फ्लैजिला। तो कौन सा मूवमेंट होगा, फ्लैजिलर। तो आराम से बताएं, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म का मूवमेंट और ओवम का मूवमेंट कैसे होता है, तो स्पर्म का मूवमेंट फ्लैजिलर और ओवम का सिल। लिखो, जब हम लोग सांस लेते हैं तो इनहेल एयर के साथ कुछ धूल आ जाती है, तो वो धूल के पार्टिकल म्यूकस में चिपक जाते हैं और उस म्यूकस को बाहर निकाला जाता है, किसकी मदद से, सीलिया या सीलियरी मूवमेंट की मदद से। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में या फैलोपियन ट्यूब पर ओवा का मूवमेंट कैसे होगा, तो आंसर क्या देंगे, सीलियरी मूवमेंट। लेकिन उसी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म का मूवमेंट कैसे होगा, तो आंसर क्या देंगे, फ्लैजिलर मूवमेंट। बढ़े आगे, अगला मूवमेंट कौन सा है, लिखें, मस्कुलर मूवमेंट। नाम ही से पता चल रहा है कि मस्कुलर मूवमेंट किसकी मदद से होगा, विद हेल्प मसल। और मस्कुलर मूवमेंट का इस्तेमाल कहां होगा, तो या तो लोकोमोशन में या हो सकता है किसी नॉन लोकोमोटरी एक्टिविटी, जैसे चेंज पास्चर भी तो मसल की मदद से ही होगा, लिप का मूवमेंट हो रहा है, जा का मूवमेंट हो रहा है, सब मसल ही तो हैं। तो या तो लोकोमोशन कर लेंगे या कोई नॉन लोकोमोटरी एक्टिविटी कर लेंगे। बस कमाल की बात यह है कि मस्कुलर मूवमेंट में क्या क्या होता है, तो सिर्फ मसल नहीं होती है। अगर मसल का मूवमेंट देखना चाहते हो तो हमको तीन लोगों के बीच बेहतर तालमेल चाहिए। मसल तो चाहिए ही, मसल के साथ हमको स्केलेटन चाहिए और न्यूरल सिस्टम चाहिए। तो मस्कुलर मूवमेंट में तालमेल होता है किसके किसके बीच, तो मसल, न्यूरल और कौन सा,
स्केलेटल सिस्टम। इसमें मसल की स्पेशली कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? तो कहोगे कंट्रैक्टाइल। प्रॉपर्टी, मसल की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता है उसी का बेहतर इस्तेमाल होता है और तभी यह मूवमेंट होता है। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। टाइप ऑफ मूवमेंट टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ऑफ किसकी? ह्यूमन। कितने? 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। कौन से? अमीबॉयड, सीलरी और मस्कुलर। लिखा है कुछ स्पेशल है हमारी बॉडी में, नाम हाईलाइट कर लीजिए। कौन सी? माइक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। क्या करेंगी? अमीबॉयड मूवमेंट करेंगी। और किसकी मदद से? स्यूडोपोडिया। कैसे बनेंगी? हाईलाइट करिए, हाईलाइट कर लीजिए। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल वैसे जैसे अमीबा। कौन सा साइटोस्केलेटल एलिमेंट है जो इसमें यूज है? माइक्रोफिलामेंट। किसमें यूज है? अमीबॉयड। सीलियरी मूवमेंट कहाँ मिलेगा? तो अंडरलाइन करें, इंटरनल टिब्यूलर आर्गन। लाइनिंग किससे है? सिलिएटेड थीलियम। अगर कोऑर्डिनेटेड तालमेल के साथ मूवमेंट किया जाए कहाँ? ट्रैकिया पर, तो ये रिमूव कर देगा क्या? डस्ट पार्टिकल और या कुछ और फॉरेन सब्सटेंस जो आ गए थे किसके साथ? एटमॉस्फेरिक एयर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए। पैसेज ऑफ ओवा किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये फैसिलिटेट किया जाएगा किसके द्वारा? सीलियरी मूवमेंट। मूवमेंट किसका? लिम्ब का, जा का, टंग का। हम लोगों में सब किससे होगा? मस्कुलर मूवमेंट होगा। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? कंट्रैक्टाइल। इफेक्टिवली यूज इन लोकोमोशन या किसी अदर टाइप ऑफ मूवमेंट इन मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर। ये याद रखिएगा, जल्दी में ना रहिएगा। मस्कुलर मूवमेंट हमको कहाँ मिलेगा? यूनिसेलुलर में। किसमें मिलेगा? यूनिसेलुलर में नहीं, मल्टी सेलुलर में। और लोकोमोशन तभी होगा जब बेहतर तालमेल होगा किसके किसके बीच? मसल, स्केलेटन और क्या? न्यूरल सिस्टम। बाकी कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी में जो मसल हेडिंग है उसी में ये दिया है, तो इसके बारे में 3 लाइनें लिख लेते हैं। तो मसल हेडिंग ना डालिएगा, हेडिंग ये डालिएगा, फ्लैजिलर मूवमेंट। एनसीईआरटी में दिया है फ्लैजिलर मूवमेंट। सिर्फ एग्जाम्पल याद रखेंगे। ये बताओ सीलिया और फ्लैजिला कहां से आती हैं? तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, रट लेंगे। सीलिया और फ्लैजिला हमारे साथ ही लिखेंगे। ये आउट ग्रोथ है। सेल मेम्ब्रेन की सेल वॉल। तो ध्यान से सुनिए, अगर कहीं फ्लैजिला बैक्टीरिया का हुआ तो सेल वॉल आंसर हो जाएगा। ये पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का, ठीक। फ्लैजिलर मूवमेंट के केवल 3 एग्जाम्पल हैं जो हमको याद रखना है। पहला है
स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन फीमेल जेनाइटल डक्ट। अभी पीछे बता क्या ना, फीमेल के अंदर स्पर्म का मूवमेंट कैसे होगा, तो फ्लैजलर, बस मूवमेंट कैसा होगा, स्विमिंग। दूसरा, मेंटेन वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। क्यों स्पंज, अभी हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो इस बात को फिर से समझेंगे, भी आप यहां रटेंगे। स्पंज में एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसका नाम कोइनोसाइट होता है, और ये सेल फ्लैजिलर होती है। ये भी रट लेंगे बस। और तीसरा, लोकोमोशन किसमें एक प्रोस्टिस्ट है जिसका नाम यूग्लिना है। यूग्लिना के बारे में इस टाइप का बना होता है और उसमें ये फ्लैजिला लगा होता है। तो कुछ खास नहीं था, बस यहां खास ये है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ओवम का मूवमेंट और स्पर्म का मूवमेंट फ्लैजलर, ये बस याद रखना है। अब हेडिंग डालेंगे मसल, और मसल में केवल 4 लाइनें पढ़नी है बस। अगले लेक्चर से टाइप ऑफ मसल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। मसल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। लिख लिया भैया? यूग्लिना बनाने कहा है, हार्ट बनाने नहीं कहा है, मतलब बनाए डाल रहे हो, कुछ भी बनाओ। हाँ, यूग्लिना बेचारा मारे शर्म के मर जाएगा, हैं? कैसा स्ट्रक्चर बना दिए हैं, कैसा था कैसा हो गया है। चलिए हेडिंग डालें मसल। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। पहला सवाल, मसल की ओरिजिन क्या है? क्या हमको नहीं पता है? तो पूछ क्यों रहे हैं? यहां खड़े होकर के ऐसे कहानी नहीं सुना रहे हैं, कुछ पर्पज है। मसल की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है, आपको पता, हमको पता, एग्जामिनर को पता है। इसके बाद सवाल शुरू होता है, क्या कोई ऐसी मसल है जो मीजोडर्म ओरिजिन की नहीं होती है? तो कहोगे हाँ ऐसी है। कौन सी? सीधरी मसल गलत। आई मसल ऐसी मसल बता दियो जो मतलब हम कुछ कह ही ना पाए। आंख की मसल, अब आंख में तो वह मानना ही पड़ेगा, तो एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन है आइरिस मसल, जो कि कैसी होती हैं? इक्टोडर्मल। ये लिखो। दूसरा सवाल, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है भैया, किस मामले में स्पेशल? क्योंकि मसल की खास बात यह है कि ये कंट्रैक्टाइल होती है। अच्छा, अगर कोई टिश्यू कंट्रैक्टाइल है, इसका मतलब है इसमें कंट्रैक्टाइल सेल होगी। बताओगे उस कंट्रैक्टाइल सेल का नाम?
मसल की सेल का नाम मायोसाइट। क्या नाम है? नाम है मायोसाइट। हम जैसे सेल बोलते हैं आपके दिमाग में ये बन जाता है, ऐसा हमेशा नहीं है। ये सेल इलांगेटेड होती है और इसी नाते इसका नाम मसल फाइबर है। तो मसल फाइबर अगर कहा जाएगा तो ये फाइबर नहीं है, ये रियल में क्या है? सेल है। वापस हाँ ने मायोफिब्रिल अलग है, ये सवाल किसी और के मन में है। मायोफिब्रिल और मसल फाइबर ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल मिलेंगे, ठीक। हाँ, मसल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो मसल की सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है? जैसे न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट होती है वैसे मसल फाइबर में भी इंपल्स जनरेट होती है। तो ये तो एक्साइट होने की प्रॉपर्टी है। तो एक्साइटेबिलिटी है और कॉन्ट्रैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और एक्सटेंसिबल होती है। ये क्या होता है? एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब अगर खींचे तो खींच जाएगी और छोड़े तो वापस चली जाएगी, और वापस जाने को क्या कहते हैं? सबसे काम की प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, मसल कितना वजन देती है हमारे शरीर में? 40 से 50%। मतलब अगर मसल निकाल दी जाए तो आपका वजन आधा हो जाएगा। मसल कंट्रीब्यूट कितने परसेंट? तो कहोगे 40 से 50% बॉडी वेट। कितनी मसल के नाम जानते हो? अच्छा, टाइप ऑफ मसल कितनी है? 3। नाम बता दो बस। आराम से बताओ तो हम आराम से सुनेंगे। जैसे हमने कह दिया आराम से बताओ, वैसे सब लोग चुप हो गए। आधे लोग बोल ही नहीं रहे, पता नहीं गलत ना हो जाए। आराम से बताओ, हम जानना चाहते हैं। तो जैसे आप बताते हो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं, क्योंकि आप गड़बड़ी कर रहे हो। या तो 3 ऐसे नाम बताओ जो एक साथ हों, जैसे सुने। अगर स्केलेटल बोलो तो फिर विसरल बोलो, फिर कार्डियक बोलो। ये 3 मसल हो गए। या तो बोलो कि मसल 2 प्रकार की हैं, स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड, या तो फिर बोलो मसल 2 प्रकार की हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो आप खिचड़ी में रटे हो। तो जो 3 नाम बोल रहे हो किस आधार पर? किस आधार पर? लोकेशन। तो ध्यान से सुनेंगे, मसल का क्लासिफिकेशन किस 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 आधार पर किया जाता है? तो कहोगे 3 आधार पर। मसल कहां पाई जाती है? लोकेशन। मसल दिखती कैसी है? अपीयरेंस। और मसल का रेगुलेशन कैसे होता है? एक्टिविटी। अब लोकेशन की अगर हम बात करें तो अगर हमारे स्केलेटन से जुड़ी है तो स्केलेटल मसल, अंदर के आर्गन में है तो विसरल मसल, और हार्ट में है तो कार्डियक मसल। इतना और लिख लो बस। मसल को क्लासिफाई किया गया किस आधार पर? ऑन बेसिस 3 हैं। एक लोकेशन, एक अपीयरेंस और एक
एक्टिविटी क्या रेगुलेशन, फिर ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से बताओ, तब कहोगे 3 टाइप की मसल। कौन सी? तो एक का नाम स्केलेटल मसल, एक का नाम विसरल मसल और एक का नाम कार्डियक मसल। तो जब स्केलेटल बोलोगे तो उसके साथ स्मूथ नहीं बोलोगे, क्योंकि स्मूथ नाम दूसरे आधार पर है और स्केलेटल नाम दूसरे आधार पर है। स्केलेटल के साथ क्या बोलोगे? विसरल बोलोगे। अगर स्मूथ बोलोगे तो फिर स्ट्रिएटेड बोलोगे। या तो स्मूथ होगी या तो स्ट्रिएटेड होगी, या तो वॉलेंट्री होगी या तो इनवॉलेंट्री होगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर में कि स्केलेटल, विसरल और कार्डियक में क्या अंतर है। जरा एनसीईआरटी खोल लो, 2-3 लाइनें और पढ़ लो। ऐसे हिसाब से मुंह बनाते हैं जैसे लग रहा है कि हम एनसीईआरटी पढ़ने नहीं कुछ और कह रहे हैं। भैया पढ़ लो, एक राउंड यहाँ पढ़ लो, एक राउंड जाके घर में पढ़ लो, क्योंकि सारा कुछ सवाल कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से ही आएगा। टेस्ट का रिजल्ट मैंने भेज दिया है। कोई है जो टॉप 10 में है? इसमें कितने ना? 2 लोग। वेरी गुड, बस 2 ही लोग हैं। थोड़ा मेहनत करो, फिर का मतलब बाकी लोग उस बैच के हैं क्या? तो उस बैच वाले ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इतना टफ पेपर था, फिर भी किसी एक बच्चे ने 89 क्वेश्चन सही किए हैं, एक क्वेश्चन केवल गलत हुआ है। जबकि पेपर स्टैंडर्ड था। मैंने उस दिन भी समझाया था आप लोगों को कि 2 लक्ष्य हमारे हैं। पहला टारगेट ये है कि आप 1 घंटे में 90 सवाल करना सीखिए। कुछ लोगों के मन में होगा कि सर ने पेपर बड़ा बड़ा बना दिया था, बहुत लेंदी था, बड़ा कठिन था। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम का पेपर ऐसा ही आया है। तो आपको आदत डालनी है, हमारे ब्रेन को ये सिखाना है कि हम लंबा पेपर कैसे करें 1 घंटे में। तो पहले तो 1 घंटे में 90 सवाल आप करना सीखिए। दूसरा फिर एक्यूरेसी सीखिए। सारे क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से थे, बस थोड़ा सा क्या थे? ट्विस्टेड थे। तो कोई बात नहीं, अभी समय है। अभी आज तारीख क्या है? 29 तारीख। अभी करीबन 7-8-10 दिन हैं। आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से टेस्ट दीजिए। जो लोग टेस्ट ना दिए हों तो अभी निकलेंगे तो पेपर ले लेंगे, घर में सॉल्व कर लेंगे। जरा देखो मसल में क्या है। तो ये टिक कर लो, फ्लैजिलर मूवमेंट। यहां देखो लाइन लिखी है, कह रहा चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं क्या कि सीलिया और फ्लैजिला क्या है? आउटग्रोथ। किसकी? सेलवाल की। फ्लैजिलर मूवमेंट कहां कहां काम आएगा? स्विमिंग। अच्छा, स्विमिंग क्यों कहा है? तो देखो इधर, ये है वेजाइना और ये है स्पर्म। यहां पाया जाता है फ्लूइड, ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब। तो यहां पाया जाता है फ्लूइड। तो अगर फ्लूइड में मूव करोगे तो क्या कहोगे? स्विमिंग कहोगे। स्विमिंग किसकी? स्पर्मेटोजोआ। मेंटेन करना क्या? वाटर करंट। कहां? कैनाल सिस्टम। किसमें? स्पंज। और लोकोमोशन करना प्रोटिस्ट। कौन? यूग्लिना। मसल क्या है? स्पेशल है। किस मामले में स्पेशल है? इस मामले में स्पेशल नहीं है भैया। मीजोडर्मल टिश्यू तो बहुत लोग हैं। स्पेशल का मतलब पहचान, विशेष बात। तो मीजोडर्मल होना इनकी विशेष बात है? नहीं, बहुत लोग मीजोडर्मल हैं। इनकी विशेष बात है कंट्रेक्टाइल होना। हाँ, कैसे होते हैं मीजोडर्मल? अपवाद है। वजन का कितना? 40 से 50% बॉडी वेट कौन बनाएगा? मसल बनाएंगे। इनमें 4 प्रॉपर्टी। कौन? एक्साइट, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंसिबल। और मसल को क्लासिफाई किया गया कई आधार पर, जैसे लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन। किस आधार पर? लोकेशन के आधार पर। 3 टाइप है। कौन से? तो कहोगे स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। बस आज इतना ही पढ़ते हैं।